24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस का जजमेंट आता है और सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट निर्णय देती है कि सरकार 368 का प्रयोग करके संविधान में संशोधन ला सकती है, लेकिन सरकार नया संविधान नहीं बना सकती। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक नए सिद्धांत को भी दिया था और उसे हम सभी बुनियादी संरचना का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश आप सबों का स्वागत करता हूं तथास्तु आईसीएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सभी बुनियादी संरचना का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इसी के साथ साथ हम सभी ये भी जानेंगे कि भारतीय संविधान विकास क्रम में किस किस केसेज में बुनियादी संरचना का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इससे पूर्व के लेक्चर्स में आप सबों ने सुना होगा केशवानंद भारती के केस के बारे में, सज्जन सिंह केस के बारे में, गोलकनाथ केस जो सज्जन सिंह केस के बाद आया था, फिर आप सबों ने शंकरी प्रसाद केस के बारे में भी सुना होगा और एक तुलनात्मक अध्ययन जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और मौलिक अधिकार जो हैं फंडामेंटल राइट्स जो है, इन दोनों के बीच के टकराव को भी हम सबों ने पहले लेक्चर में ही देखा था। और डीपीएसपी जो भारत का है और जो आयरलैंड से हमने लिया है, इन दोनों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को भी हम सबों ने देखा था। तो आज के इस लेक्चर में बुनियादी संरचना के सिद्धांत के बारे में हम सभी जानेंगे। दोस्तों, केशवानंद भारती केस में ये निर्णय जो आता है तो कहा जाता है कि इसने संविधान को बचा लिया। इस निर्णय में एक ऐसी बात हुई जिससे हमारे संविधान में जो संशोधन किए जा रहे थे, लगातार संशोधन हो रहे थे, लेकिन संविधान पर जो इसका विपरीत असर भी पड़ रहा था, उसको केशवानंद भारती के इस केस ने बचा लिया। दोस्तों, इस केस के तीन बड़े नाम थे, तीन बड़े लॉयर थे। जो नानी पालकीवाला जिन्होंने केशवानंद भारती का केस लड़ा था, दूसरे थे फली नरीमन और तीसरे थे सोली सौरभ जी। इसी के साथ साथ केशवानंद भारती केस में वो जिस केस को लेकर के गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो उन्हें न्याय नहीं मिला, लेकिन देश में एक ऐसा बदलाव आया कि आगे के भविष्य में होने वाले जो संविधान संशोधन हो रहे थे या होने वाले थे, इस पर एक लगाम जरूर लगा दिया गया केशवानंद भारती केस में। दोस्तों, बुनियादी संरचना का सिद्धांत क्या है? बुनियादी संरचना का सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक ही शर्त से बाधित है और यह है कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को बदल नहीं सकती। मैंने बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट निर्णय देती है कि आप संशोधन तो कर सकते हैं परंतु नया संविधान नहीं बना सकते। और जो हमारे भारत का संविधान है, जो संविधान सभा में संविधान निर्माताओं ने रखा था, जिस विचार से, जिस आदर्श से उन्होंने संविधान का नींव रखा था, वही नींव समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है किस सिद्धांत के रूप में? बुनियादी संरचना के सिद्धांत के रूप में। तो आप उस नींव को नहीं हिला सकते, उस नींव में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। यही इस सिद्धांत का मूल स्वरूप है, मूल अर्थ है। दोस्तों, इस निर्णय ने व्यापक संशोधनों को लागू करने की संसद की शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। यह ऐतिहासिक निर्णय ने संसदीय कानूनों को न्यायिक समीक्षा के अधीन करने के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार की पुष्टि की। न्यायिक समीक्षा अर्थात जुडिशियल रिव्यू, सरकार जुडिशियल रिव्यू करेगी, न्यायिक समीक्षा करेगी कि जो कानून बनाया गया है या फिर जो कानून संशोधन लाया गया है, संविधान में संशोधन करने के लिए जो नया कानून बनाया गया है, वो संविधान अंतर्गत है या नहीं, या फिर जो भारत में बुनियादी संरचना का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये उस अंतर्गत आएगा कि नहीं। ये बुनियादी संरचना सिद्धांत का ये लाभ हुआ संविधान को बचाने में। इसके अतिरिक्त इसने सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यकारी, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के पृथक्करण की धारणा को आगे बढ़ाया ताकि
इनके आपस में कोई टकराव ना हो जाए, कोई मतभेद ना हो जाए और ये तीनों सुचारू रूप से कार्य करे, जिससे लोकतांत्रिक सरकार सक्षम रूप से कार्य कर सकती है। इस तीनों का भी इसमें स्थान रखा गया है। दोस्तों, आगे देखते हैं बुनियादी संरचना का क्या इतिहास रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। यहां से प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा में बन सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात बुनियादी संरचना का सिद्धांत भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है या फिर किया गया है। दोनों ही कथन जो होंगे वो गलत होंगे। हमारे संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है। इसकी चर्चा कब आई थी सबसे पहली बार भारत के संवैधानिक इतिहास में? केशवानंद भारती केस में। ये आपको ये तथ्य याद रखने हैं। लोगों के बुनियादी अधिकारों और संविधान के आदर्शों और दर्शन की रक्षा के लिए समय समय पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप के साथ यह अवधारणा धीरे धीरे विकसित हुई है। मैंने बताया था आपको कि केशवानंद भारती केस में सरकार ने पूछा कि क्या है बुनियादी संरचना के सिद्धांत, कितने सिद्धांतों को आप बुनियादी संरचना के अंतर्गत मानते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ये हम आपको समय समय पर बताएंगे। जैसे जैसे केस हमारे पास आते जाएंगे उस समय हम आपको बताएंगे कि बुनियादी संरचनाएं क्या क्या हैं। बुनियादी संरचना सिद्धांत की प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से है। आप जानते हैं प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में की गई थी जब नेहरू जी की सरकार थी, और उन्होंने ये संशोधन अधिनियम इसलिए लाया गया था ताकि लोक कल्याणकारी नीति जो बनाए जा रहे थे, किसके तहत? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत अर्थात डीपीएसपी के तहत जो लोक कल्याणकारी नीति सरकार के द्वारा बनाए जा रहे थे, वो नीतियां या तो हाई कोर्ट में हार जाती थी केस या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस हार जाती थी, क्योंकि वो नीतियां कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार को एक टकराव देती थी, एक अंतर्द्वंद उत्पन्न होता था और सरकार को बाद में ये सोचना पड़ा कि इस अंतर्द्वंद से लोक कल्याण नहीं हो सकता है। और नेहरू जी की सरकार ने उन सारे नीतियों को, चाहे वो लैंड रिफॉर्म एक्ट हो या फिर आगे चलकर जो भी नीतियां लोक कल्याण के लिए डीपीएसपी को फॉलो करने के लिए बनाया गया था, उसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम से जो 9वीं अनुसूची बनाई गई थी उसमें डाल दिया गया था ताकि उसकी न्यायिक समीक्षा न हो। ये बेस आपका क्लियर होगा। यही कंसेप्ट है। यदि आपने पॉलिटी में ठीक से कंसेप्ट को समझ लिया तो पॉलिटी के सभी अवधारणाओं को, सभी कंसेप्ट को आप आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं कि किस प्रकार से बुनियादी संरचना का विकास हुआ है। कई सारे केसेस की इसमें चर्चा करेंगे जो पूर्व में भी हम सबों ने पूर्व के लेक्चर में बहुत ही डिटेल विस्तृत रूप से इस पर चर्चाएं हो चुकी है। आइए देखते हैं। पहला, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है। पूर्व के लेक्चर में हम सबों ने देखा है शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद कहां से थे? बिहार से। याद कीजिए, उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट, नागपुर हाई कोर्ट, इन सबों ने सरकार के जो नीति निर्देशक सिद्धांत के हिसाब से जो लोक कल्याणकारी नीति थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक घोषित किया था। लेकिन बिहार पटना हाई कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित किया था और फिर शंकरी प्रसाद जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लड़ते हैं और भारत सरकार के साथ साथ यहाँ बिहार सरकार भी पार्टी बनती है। ये आप सबों ने पहले वाले लेक्चर में सुन रखा है। फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार केस, यहाँ भी जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद में दिया था वही यहाँ भी दोहराया जाता है कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, वही दोहराव कर दिया जाता है। होता क्या है, यहाँ पे 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन नेहरू जी के समय तक ठीक ठाक बैलेंस बना हुआ था। जुडिशरी का भी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सब में आपस में एक बैलेंस बना हुआ था। लेकिन नेहरू जी के मृत्यु के बाद वो बैलेंस बिगड़ सा जाता है, खो सा जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट की निर्णय करने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो एक अलग लेवल पे आ जाता है, अलग रूप से आ जाता है, जो हम लोग गोलकनाथ केस में देखेंगे। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, संसद को संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 ये अनुच्छेद आर्टिकल 13 के अंतर्गत ही है, इससे बाहर नहीं है। और आर्टिकल 13 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी ऐसा कानून या फिर ऑर्डिनेंस हो, कोई रूल हो, रेगुलेशन हो, अध्यादेश हो या फिर कस्टमरी लॉ हो, यानी कि रूढ़िवाद से जो परंपराएं चली आ रही हैं, यदि वो मौलिक अधिकार को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से यदि मौलिक अधिकार को खंडन देती है, खंडन करती है, तो वो कानून अपने आप में खंडित हो जाएगा या उसके उतने अंश खंडित हो जाएंगे जितने अंश फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार का खंडन करती है। ये सुप्रीम कोर्ट किसमें कहती है? गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के केस में। आपका अच्छा रिवीजन हो रहा होगा, जो पिछले लेक्चर्स में हम सबों ने पढ़ा उसी को अभी एक रिवीजन के तौर पर भी देख रहे हैं। अब आता है केशवानंद भारती केस। केरल सरकार 1971 में केस करती है, 1973 में यह जजमेंट आता है। कब? 1973 में 24 अप्रैल को। केशवानंद भारती केरल से थे। केरल सरकार ने दो कानून बनाया था, लैंड रिफॉर्म एक्ट, और उसको केंद्र सरकार ने 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। और उस एक्ट से केशवानंद भारती केस, उनके जो मठ का जमीन था उसको सरकार ने ले लिया था। केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं और स्टेट ऑफ केरला से केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, इसमें संसद के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन बुनियादी संरचना को कमजोर नहीं कर सकती है। अभी मैंने बताया आपको कि संसद 368 का यानी कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन नया संविधान नहीं बना सकती है। ये केशवानंद भारती केस में ये जजमेंट आता है। दोस्तों अगला है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975। दोस्तों यहां चुनाव का चल रहा था समय, सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना को अपनी अवधारणा की भी पुष्टि की। इस केस, ये बहुत रोचक केस है। चुनाव चल रहा था, इंदिरा गांधी, बरेली का ये केस है, राजनारायण दोनों एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में खड़े हुए थे। इंदिरा गांधी को लग रहा था कि कहीं मैं चुनाव हार न जाऊं, और राजनारायण एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरे हुए एक नेता थे। और ये बड़ा रोचक केस है। इस केस को हम लोग किसी एक अलग से एक वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे इस केस ने इमरजेंसी लाने पे मजबूर कर दिया इंदिरा गांधी को, और एक पूरे देश में एक अलग सी कोलाहल सी मच गई थी। दोस्तों आगे देखते हैं कि मिनर्वा मिल्स केस बनाम भारत सरकार 1980। इसको आज के ही लेक्चर में हम सभी देखेंगे कि बुनियादी विशेषताओं में न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों तथा निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को जोड़कर बुनियादी ढांचे की अवधारणा को आगे विकसित किया गया। अर्थात इसमें फिर से न्यायिक समीक्षा की बात होती है, और कहा जाता है कि न्यायिक समीक्षा भी क्या है? एक बुनियादी संरचना का ही पार्ट है, इससे अलग नहीं है। किहोटो होलान केस बनाम जाचुललू 1992। ये महाराष्ट्र का केस है, महाराष्ट्र। दोस्तों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बुनियादी विशेषताओं में जोड़ा गया है। ये चुनाव से संबंधित डेप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड कुछ केसेस था, उसी में सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देती है। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 1992। यहाँ पे सरकार क्या कहती है? सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इसमें कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ बुनियादी विशेषताओं में जोड़ा गया। अर्थात बुनियादी संरचना का जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें कानून का शासन जोड़ा गया, अर्थात रूल ऑफ लॉ को जोड़ा गया। दोस्तों एसआर बॉम्बई बनाम भारत सरकार 1994। संघीय ढांचे को जोड़ा गया, भारत की एकता और अखंडता को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा को बुनियादी विशेषताओं के रूप में फिर से दोहराया गया। दोस्तों ये इतिहास रहा है बुनियादी संरचना के सिद्धांत का। ये सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में यह स्पष्ट रूप से आ सकते हैं, और मुख्य परीक्षा में यदि आप इन सभी आर्टिकल्स का ये जो जजमेंट हैं और ये जो केसेज हैं और इन केसेस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, निर्णय हैं, यदि आप अपने मेंस के उत्तर में इसको लिखते हैं एक स्पष्ट तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से, तो आपको जरूर अच्छे अंक मिलेंगे। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि हर वो बातें आपके सामने लेके आऊं जो आपको प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मददगार साबित हो। दोस्तों
संविधान की बुनियादी विशेषताएं अब सभी को एक बार देख लेते हैं। जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, अर्थात बुनियादी संरचना का सिद्धांत है। संविधान की सर्वोच्चता, 1 कानून का शासन, 2 रूल ऑफ लॉ, संप्रभुता, स्वतंत्रता और भारतीय राजनीति की गणतंत्र प्रकृति, तीसरी बात न्यायिक समीक्षा, चौथी जुडिशियल रिव्यू, मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन, चौथा अर्थात फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इन दोनों के बीच में एक कोहेरेंस होना चाहिए, एक ठीक ठाक बैलेंस होना चाहिए, अनावश्यक टकराव नहीं होना चाहिए। और सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट भी इन चीज़ों का एक ठीक ठाक बैलेंस बना के चलना चाहिए कि सरकार यदि लोक नीति के लिए कानून बनाती है और टकराव होता है फंडामेंटल राइट के साथ, तो अनावश्यक रूप से इसमें लोक कल्याण नहीं पिसना चाहिए। इसलिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया गया है। शक्ति का विभाजन, संघीय चरित्र, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, 4 ये हुए, 5, 6, 7 समानता का नियम, राष्ट्र की एकता और सत्यनिष्ठा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अब आप ध्यान कीजिए, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में कब ऐड किया गया था, किस केस में? अभी मैंने बताया था कियोटो होलन केस में, जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र डेप्यूटी स्पीकर से जुड़े हुए मामले थे। आर्टिकल 32, 136, 142, 140, 147 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां दी गई है। यह भी मौलिक संरचना का, बुनियादी संरचना का सिद्धांत है। आर्टिकल 226, 227 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति अर्थात हाई कोर्ट को शक्ति दी गई है। आपको पता होगा कि सरकार ने संविधान संशोधन अधिनियम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को भी छीन कर दिया था, कम कर दिया था। तो फिर जाकर कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इन शक्तियों को, जो सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां हैं, हाई कोर्ट को शक्तियां हैं, इसको बुनियादी संरचना का सिद्धांत बनाया गया। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की सीमित शक्ति, यहां जो ये कीवर्ड है दोस्तों, सीमित शक्ति दी गई है, न कि असीमित शक्ति। लोक हितकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, ये जो डिग्निटी है, जो गरिमा है, ये बरकरार रहना चाहिए। ये सब किस चीज में आता है? बुनियादी संरचना के सिद्धांत में। इसको आप जरूर नोट्स बनाकर याद कर लीजिए। दोस्तों आगे आते हैं कि जो सिद्धांत होते हैं उनका स्वागत भी होता है, उनकी आलोचनाएं भी होती हैं। ये स्वाभाविक होता है, ये सहज प्रक्रिया है। इसीलिए इसकी स्वागत भी की गई, क्योंकि केशवानंद भारती केस में बुनियादी संरचना का सिद्धांत दिया गया। पूरे देश ने इसका स्वागत किया कि इस सिद्धांत ने, इस निर्णय ने देश में संविधान को बचा लिया। अब देखते हैं कि इसका आलोचना भी होता है, वो किस आधार पर होता है। दोस्तों, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ असंगत है। यह सिद्धांत नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को बाधित करके शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करता है, क्योंकि न्यायपालिका की भूमिका संवैधानिक संशोधनों को दोबारा लिखने के बजाय समीक्षा करने की होनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैंने पहले लेक्चर में एक चीज आपको बताया था कि राजनीति के जो निर्देशक सिद्धांत हैं, डीपीएसपी, भारत में उसको इन्फोर्सिएबल नहीं माना गया है। यानी कोर्ट में जाकर उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, उसको लागू नहीं करा सकते हैं आप। क्यों? दूसरी बात कि जो चीजें डीपीएसपी में दी गई है और वो करना ही है, अच्छी बातें हैं, तो क्यों ना हम उसको फंडामेंटल राइट में डाल देते। ऐसी क्या पड़ी कि हमने उसको डीपीएसपी में डालना पड़ा हमें। दोस्तों, यदि गरीबी हटाओ, भूखमरी हटाओ, बेरोजगारी को खत्म करो, बराबरी जो आर्थिक रूप से है उसको यदि हम लोग ले आते फंडामेंटल राइट्स में, तो फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का अधिकार किसके पास है? आप सीधा आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस जगह पर क्या हो जाता? एक अनकंट्रोल्ड, अनपैरेलल्ड, यानी कि
अधिक शक्तियां चली जाती फिर किसके पास? न्यायपालिका के पास। और सरकार हमेशा न्यायपालिका के कटघरे में खड़ी रहती। तो लोकतंत्र फिर कैसे चलता? लोकतंत्र में क्या जरूरी है? लोकतंत्र में जरूरी है कि एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। लेकिन बुनियादी संरचना का सिद्धांत जो है वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका को थोड़ा सा अधिक पावरफुल जरूर बनाता है। क्योंकि जब भी कोई केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तो हो सकता है कोर्ट बुनियादी संरचना के किसी सिद्धांत का हवाला देकर या कोई नया ही सिद्धांत बनाकर उस केस को के विपरीत निर्णय दे दे। बिल्कुल हो सकता है, हुआ भी है। इसीलिए दोस्तों बुनियादी संरचना का सिद्धांत हमेशा कभी न कभी बुनियादी संरचना का जो सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वो कटघरे में रहता ही रहता है। अभी कुछ समय पहले जो हमारे मुख्य जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदरणीय रंजन गोगोई जी, उन्होंने भी एक दबे स्वर में बताया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर उसके बारे में थोड़ी सी आलोचनात्मक बातें आई थी। ये हमेशा बना रहता है आलोचना में, इसलिए मैं कहना चाहता था इस केसेस के माध्यम से। दोस्तों बुनियादी संरचना की अस्पष्टता बुनियादी संरचना के लिए एक सटीक परिभाषा का अभाव है, इसे अस्पष्टता की ओर ले जाता है जिससे इसके घटकों की स्पष्ट रूप से पहचानना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आप जानते हैं ये पूर्णतया अभी तक परिभाषित नहीं है कि क्या क्या हैं, अभी तक जितने हैं वो आपको मालूम है, लेकिन उसके क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस होंगे उसको आप किस स्वरूप से जानते हैं, उसका क्या स्वरूप हो सकता है निर्णय देने के वक्त, ये परिभाषित नहीं है। इसको परिभाषित कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। कब करेगी? जब सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय देगी। तो जब ये परिभाषित नहीं है तो अवश्य रूप से ये क्या करेगा? एक अस्पष्टता क्रिएट करेगा जिसके आधार पर इसकी क्या की जाती है? आलोचना की जाती है। दोस्तों न्यायपालिका को एक निर्णायक सदन में बदलना, मैंने बता दिया आपको कि न्यायपालिका एक निर्णायक सदन बन चुकी है। न्यायिक अतिरेक की चिंताएं, न्यायिक अतिरेक यानी कि ठीक है बैलेंस तो होना ही चाहिए, है भी, लेकिन हर चीजों में यदि जुडिशियरी हस्तक्षेप करने लगे, अतिरेकता आ जाए, जुडिशियल एक्टिविज्म एक लेवल के ऊपर चला जाए, इससे क्या होगा? सरकार के हर कार्य में बाधा उत्पन्न न्यायपालिका करती रहेगी, सरकार कोई काम नहीं कर सकती है फिर। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। आपने 4 आधार समझा। दोस्तों आगे देखते हैं किसका निष्कर्ष क्या आता है। इसी के साथ साथ हम सबों ने इसके आलोचना को जो देखा अभी, तो आप क्या सोच पा रहे हैं? आलोचना सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है ऐसा कि बुनियादी संरचना का सिद्धांत जो है वो असल में बेकार चीज है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दे दिया? क्या जरूरत थी ऐसी? यदि ऐसा आपको लग रहा है तो दोस्तों ये बात सही नहीं है, क्योंकि जिस आधार पर जो समय था वो और जिस गति से संविधान में लगातार संशोधन हुए जा रहे थे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट को एक ब्रेक लगाना बहुत जरूरी था। यदि मौलिक संरचना का सिद्धांत उस समय नहीं दिया जाता तो आगे जाकर ना जाने कितने और बदलाव होते। और जब हम सभी आगे अगले लेक्चर में मिनर्वा मिल केस, वामन राव केस, इस 2 केस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि मौलिक संरचना, बुनियादी संरचना का सिद्धांत देने के बाद भी सरकार किस स्तर पर आगे गई है और संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया है जिससे सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है, जुडिशियल रिव्यू कर न्यायिक समीक्षा करने की जो शक्ति है, उसको बांधा जा सके। तो ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों, इसको हम लोग सभी अगले लेक्चर में देखेंगे। आज देखते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में।
एक विचार के रूप में बुनियादी संरचना बेसिक स्ट्रक्चर 1970 के दशक में अपनी उत्पत्ति के बाद से वर्षों से विकसित हुई है। प्रत्येक बीतते वर्ष के साथ संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में अधिकार को शामिल किया जा रहा है। अर्थात इससे पता चलता है कि जुडिशरी का कितना अहम रोल होता है, न्यायपालिका का कितना मुख्य रोल होता है संविधान के बचाव में, संविधान के संरक्षण में। ये इससे पता चलता है। दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कि हम आज देखते हैं, फलस्वरूप अधिकारों और संबंधित संवैधानिक संरचना के कानूनी पर्यवेक्षण, सुपरविजन की लंबी अवधि का अंत है। अधिकार श्रृंखला चेन के माध्यम से हमने यह प्रमाणित किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर न्यायिक निर्णय की एक शिखर है जो अधिकार बुफे में सबसे सरल को चुनने, उन्हें दुर्गम विरोध के बावजूद सुरक्षित करने के लिए है। दोस्तों, आज जाकर जब कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास अब एक आधार है कि ये सब हमारे बुनियादी संरचना के सिद्धांत हैं और कोई भी केस यदि भारत के बुनियादी संरचना को तोड़ता है या उसके विपरीत है तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र है। यही लाभ है और यही सबसे बड़ा एक आप कह सकते हैं कि वरदान साबित हुआ भारत के संविधान विकास क्रम में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में मिनर्वा मिल केस एवं वामन राव केस के साथ। बने रहिए तथास्तु ICS हिंदी के साथ।